अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, आज आप आए। My थैंक यू pleasure. सो मच। Thank you so much. सर, कई चीजें चल रही हैं, इलेक्शंस भी हैं भारत में, उसके साथ साथ पाकिस्तान में आईएमएफ भी है और आईएमएफ के ऑफिस के बाहर पीटीआई वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। शहबाज गिल इमरान खान के बड़े चहेते वो भी दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान उस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस तरह की कई चीजें जो चल रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं भारत के इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का आज उन्होंने डेट दी है अभी उन्होंने कि 7 फेजेस के अंदर इलेक्शन होंगे, अप्रैल से 19 अप्रैल से, और उसके बाद रिजल्ट निकलेंगे जून तक, 4 जून तक। जो सबसे बड़ी बात उसमें 6 हफ्ते की मैराथन होगी, बहुत बड़े 700 मिलियन लोग वोट डालेंगे, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर मैं समझता हूं। और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है जो मैं समझूंगा, मेरे लिए मैं समझता था वेरी नाइस, राजीव कुमार हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। मैं समझता हूं बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। बीजेपी टोटल सीटें 543 और बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी। 15 मिलियन इसके इलेक्शन के वर्कर होंगे। मैं समझता हूं कि जमहूरियत की, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की एक जिंदा मिसाल है। और आज से कुछ दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान किया था। वो भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसके बाद क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी 22,000 बॉन्ड थे उनके, और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से 1262 डोनर थे। 12,000 करोड़ रुपीस, 1.5 बिलियन डॉलर जो था वो इकट्ठा किया गया। आधे से ज्यादा रकम है वो सिर्फ 20 लोगों ने दी, जिसमें सबसे ज्यादा खबरों के जो मरकज बने रहे हैं वो लॉटरी किंग हैं, जिनके बारे में कहा गया था सेंटियागो मार्टिन, जिनकी गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंटरनेशनल खबरों का भी निशाना बने रहे। लेकिन और उसके बारे में देखिए, आजकल फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बांट जो है वो बीजेपी, अल्टीमेटली वो रूलिंग पार्टी है, ये तो अंडरस्टूड था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो एलिगेशन यही लगाई गई है कि पैसा लोगों ने देकर फेवर्स ली हैं उसके हवाले से। लेकिन ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, कोई नॉन प्रॉफिट तो नहीं ना, ये जो भी होगा इन्फ्लुएंस के लिए लोग जो बांड खरीदते हैं। लेकिन इसमें जो खूबसूरती की बात है कि एटलीस्ट लोगों के सामने हर चीज स्याह सफेद मौजूद है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके हवाले से। मोदी साहब अपनी तीसरी टर्म इसको एंजॉय करेंगे। 73 साल एज होगी मोदी साहब की जब वो ये जीतेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिपेंडेंस के हीरो थे, उन्होंने तीसरी दफा जो थी वो अपनी टर्म जीती थी। उसके बाद मोदी साहब एक दूसरे भारत के लीडर होंगे जो इतना कुछ कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, बहुत बड़ी मिसाल भी मौजूद है। और दुनिया को इससे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां की जो ग्रोथ है 2.1% पे है। तो इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और मुझे इस चीज पे बड़ी खुशी है कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस और मैं जमहूरियत को और पॉलिटिकल साइंस को, इन चीजों को देखता रहता हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, जो आपने आईएमएफ की बिल्डिंग के सामने हमारे पीटीआई के लोगों का एहतजाज जो है वो भी एक बहुत बड़ी खबर बन के सामने आया। मैं सबसे पहले तो आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि आईएमएफ की बिल्डिंग इज बड़ी यूनिक लोकेशन पर मौजूद है। व्हाइट हाउस से 3-4 ब्लॉक के फासले पे, वर्ल्ड बैंक एक ही गली में बिल्कुल कोने में सामने है, स्टेट डिपार्टमेंट 4-5 ब्लॉक है वहां से, और उसके सामने हमारे पाकिस्तानी बच्चे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे नहीं लेकर ज्यादा थे। वहां पे हेट्रेड की तस्वीरें, पाकिस्तान के सियासी लीडरों की तस्वीरें और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स की तस्वीरें, और फिर एक भाई साहब थे वहां पे, वो एक स्पीकर लेकर अपना, मेरा मकसद है कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपनी घर की डर्टी लॉन्ड्री जो है वो सारी दुनिया को दिखाई है, जो कि मैं उसकी मजम्मत करूंगा। आपका इंटरनल मैटर है, ये इसको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। और दूसरा, बिलखसूस
आईएमएफ ने आपको इसका बड़ा खरा सा जवाब दे दिया है पहले ही कि वी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बल्कि मैं हैरान हूं कि क्यों हमारे जो मुर्शद पाक हैं वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और उनको यही नहीं पता था कि आईएमएफ इज नॉट अ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट जिसको आप राब्ता करें। वो आईएमएफ की हिस्ट्री ऐसी नहीं है, वो अपोजिशन पार्टीज के साथ डील नहीं करते, वो तो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होते हैं। वो तो एक बैंक है, वो तो एक अपना अपना वो एक फिजिबिलिटी देखकर वो आपको लोन देते हैं। आपसे कम्युनिकेशन वो क्यों करेंगे? उनका तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है। दूसरी यहाँ पे आजकल एक जो खबर है वॉशिंगटन डीसी के हवाले से कि कांग्रेशनल एक हियरिंग हो रही है जिसमें डेविड लू साहब को मेरे पीटीआई के लौंडे लपाड़ों ने दोबारा जिंदा कर दिया है कि 20 मार्च को हियरिंग होगी और वो आके कांग्रेस के सामने अपनी स्टेटमेंट देंगे। अब मेरे बच्चे ट्विटर पे जो मसरूफ रहते हैं, एक तो आपके पाकिस्तान के अंदर ट्विटर वैसे ही बंद है, आजकल बच्चे छुट्टियां मना रहे होंगे। जो 1,25,000 बच्चे पीटीआई ने तनख्वाह के ऊपर रखे थे, आजकल वो छुट्टियां मना रहे हैं, जिनके हर एक के 5-5 जाली अकाउंट हैं और उर्दू पे वो एंजॉय करते हैं, दूसरी किसी लैंग्वेज के अंदर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आजकल वो छुट्टियां मना रहे होंगे रमजान के हवाले से क्योंकि ट्विटर बंद कर रखा है। लेकिन मैं ये आपको अपडेट करना चाहूंगा कि बीबीसी ने कल उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर हुसैन हकानी साहब ने अपने कमेंट्स दिए और उसके बाद माइकल केगलमैन है जो विल्सन इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हैं, उन्होंने और भी कुछ लोगों ने उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने सबसे पहले, और मेरा भी इसी बात, मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये जो हियरिंग हो रही है, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ जो पीटीआई एक लंबे चौड़े डॉलरों के जरिए बोरियां भर भर के यहाँ पे कांग्रेसमैनों सेनेटरों के ऊपर इस वक्त वो उनको दे रहे हैं। दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि 55 जलसे किए मेरे मुर्शद ने एंटी अमेरिकन। वो साइफर निकाल निकाल के डेविड लू को के जिम्मे से कहते रहे कि मेरी रजीम चेंज कर दी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा रजीम कंट्रीज इस तरह चेंज बता के नहीं करते। मैं बताना चाहूंगा जब एम्बेसडर साहब हमारे बैठे थे उस वक्त उनके साथ स्टाफ बैठ के नोट्स ले रहा था। डेविड लू आंखों से अंधे नहीं है, वो देख रहे थे कि लोग नोट्स ले रहे हैं। इस तरह नहीं, रजीम बता के चेंज नहीं की जाती। चलिए ठीक है, अगर चेंज की है, दुश्मन है अमेरिका आपका दुश्मन है, तो आज आपने यहाँ पे लॉबी फर्में क्यों हायर कर ली आपके सपोर्ट के लिए? आज अमेरिकन कांग्रेसमैनों और सेनेटरों की मिन्नतें तरले आप क्यों कर रहे हैं? फिर अगर अमेरिका आपके खिलाफ है फिर बिल्कुल और दूसरा आरजू आपने बिल्कुल कहा एक और बात, इसको गोहर जो आपके गोहर साहब हैं पीटीआई के हैं, उन्होंने इनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया है कि हमें नहीं पता, ये पीटीआई अमेरिका जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना है। मुर्शद पाक ने भी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी है। मुर्शद पाक ने उन्होंने प्रेस को यह जरूर कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आईएमएफ के सामने बच्चे इकट्ठे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता गालियां किस किस को दी। उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या किया है। ये भी एक अजीब सी बात है। चले सर, उन्हीं के एक मोहित पीरजादा साहब का भी तो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार को वो कह रहे हैं कि जी कोई बातचीत ना की जाए पाकिस्तान से। तो पहले कौन सी हो रही है भाई? मोहित साहब को पहले नहीं पता कि ताले लगे पड़े हैं यार, पहले ही बातें नहीं होती। और आप तो खुद अमेरिकन सिटीजन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और आपने खुद आपकी स्टेटमेंट लोगों को यह भी पता है कि आपने कहा कि मेरे वाले साहब को चाहिए था 1955 में 1954-55 में पाकिस्तान छोड़ देते जब उन्होंने एमबीबीएस किया था। और लेकिन देखिए लोगों को इस तरह, और आप तो मोदी जी की बात, यूरोपियन यूनियन को भी तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जो है वो उसका स्टेटस खत्म किया जाए। और देखिए इसमें आरजू मैं एक चीज से एग्री करूंगा, भारत हालांकि भारत के अंदर से कुछ आवाजें ऐसी भी आई थी जो मैं एग्री कर, उन्होंने कहा आज तक भारत पाकिस्तान आर्मी को इतना डैमेज नहीं कर पाया जितने घर के लौंडे लपाड़े जो हैं वो घर के चिराग से आग लगा दिए, घर के आग से। कहते हैं मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान जहन्नम में जाए, आग लगा तो ऐसे पाकिस्तान को जहां मुर्शद नहीं। इनके लिए इतला के लिए अर्ज था, लोग इससे ज्यादा पागल थे भुट्टो के लिए भी, मैं बताना चाहूंगा आपको। भुट्टो के लिए भी किसी एक बंदे ने मट्टी का तेल लगा के आग भी लगाई थी एक दो लोगों। आपको भी कोड़े नहीं लगे, जो कि मेरे ख्याल में 9 मई के लोगों को लगने चाहिए। मेरे ख्याल में, मैं तो यहां तक बिलीव करता हूं कि उसमें जिन लोगों ने स्टेट के ऊपर हमला किया, बिलखसूस जो कोर कमांडर लाहौर है ना, वो कोर कमांडर था जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर की कोर को लीड कर रहा था, और उसकी पतलून को बाहर निकाल कर तो मेरे मुर्शद के भांजे ने आग लगाई थी।
और तालियां बजी थी वहां। उसने बताया, वेस्ट साइज बताया गया था कोर कमांडर का, ये देखें जी कितना मोटा है कोर कमांडर। लेकिन देखें ये स्टेट ऐसे ही है, स्टेट की कमजोरियां हैं, कोई पूरी प्रॉपर जेल नहीं बना सके, इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके, और जिस तरीके से 76 साल से मैनेज हो रही है स्टेट, बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है आज भी। 9 मई या तो भूल जाएं या फिर उस पर कोई फैसला करें, या फिर ये जो लोग हैं ये जो बार बार, मैं तो ये कहता हूं एक और बात आरजू, बार बार इन्होंने नारे IMF के सामने लगाए हैं कि मैंडेट दो हमें। 2018 में आपका क्या मैंडेट था भाई? आपको लाने वाले कौन थे? कौन थे? यही लोग थे। मैं तो सर जनरल पब्लिक अगर इनको, सर अगर पब्लिक इनको फौज को या एजेंसीज को गलत कह रही है तो वो लोग गलत तो नहीं है, मतलब लोग तो गलत नहीं है, लोग ठीक ही कह रहे हैं। हर चीज में तो ये रहते हैं, हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। आज मुझे किसी ने कहा, मेरा किसी ने इंटरव्यू सुन के, तो मेरी एक खातून है PTI की, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि यू आर लीनिंग टुवर्ड्स आर्मी जनता, हाउ डेयर यू डू दैट। मैंने कहा मैडम मुझे ये बताएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जनरल फैज वर नॉट सिविलियन एट द सेम टाइम जो आपको लेकर आए थे। जनरल पाशा वाज नॉट अ सिविलियन जिन्होंने आपको कंटेनर्स के ऊपर चढ़ाया था। जनरल जहीरुल इस्लाम वाज नॉट अ सिविलियन जिन्होंने नवाज शरीफ को कहा था रिजाइन दो तुम। और जनरल बाजवा वाज नॉट अ सिविलियन जिनके बारे में मेरे मुर्शिद ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो पता नहीं ये क्या है, किस नशे में ये धुत होके फिर रहे हैं, कोई मेरी समझ से बाहर है। और क्या ये मुस्तकबिल कौन सा पाकिस्तान, किस किस्म का पाकिस्तान ये चाहते हैं? लेकिन चले, फिर वो कहते हैं इनकी ख्वाहिश ही नहीं है। जो मेरा बात, जिन्होंने देखे, मैं कल किसी इंटरव्यू में ये भी कहा था और मैं इस पे कायम हूं कि यार तुम सारी दुनिया से नाराज हो, तालीम से नाराज हो, इस्लाम का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि इस्लाम किस चीज के साथ खाते हैं, कुछ पता नहीं है। मगर सर यहाँ पे ये जरूर कहूंगी, आप मेरे और आपके दोनों के ही फेवरेट डॉक्टर जयशंकर का मैं आज देख रही थी, एक जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आई थिंक इंडिया टुडे का कुछ चल रहा था इवेंट, तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने वो 1 मिनट, उनको कहा 30 सेकंड में बताना है, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उनका साइलेंस। ये अच्छा, देखिए दो चीजें हैं। देखिए मैं जो आरजू, एक कौम में तरक्की करती हैं, ये टीम वर्क होता है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और देखें जब तरक्की होनी होती है तो टीम इकट्ठी हो जाती है, लीडरशिप आ जाती है, नेशनलिज्म आ जाता है उनमें। डॉक्टर जयशंकर का जरा पोर्टफोलियो देखें, मैं खैर ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे इसहाक डार साहब जो हैं वो मैं तो ये नहीं कह सकता क्या मैं उनके बारे में कहूं, लेकिन कल परसों किसी ने मुझे एक मीम भेजी थी, कंपैरिजन भेजा था एक्सपर्टीज और एजुकेशन के हवाले से, कि ये दो लोग किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, डॉक्टर जयशंकर और फिर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब। लेकिन जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और बड़े तहम्मुल के साथ चीजों को बयान करना। और दूसरा ये एक ही चीज नहीं है, अगले दिन उनकी फाइनेंस मिनिस्टर जो थी भारत की, वो अपने वालिद साहब को जब देखने गई घर पे, तो उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी कि एक एवरेज सा घर था, एक आम सा घर था, जो कि हर इंडियन का जिस तरह होता है, हर पाकिस्तानी का होता है, और उन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जाके अपने वालिद को विजिट किया है। वर्सेस आप हमारे मोहल्लात का अगर देखें तो आपकी आंखें चुदे आ जाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में महल्लात खरीद रहे हैं। मैं आरजू यहाँ टाइम नहीं जाया करूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूंगा। मेरी बच्ची जब थी, मेरी सबसे बड़ी बच्ची, जो कि मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड भी है, 27-28 साल की एज में उसने PhD की है सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। जब वो 5 साल की थी तो उसका एडमिशन जब एक प्राइवेट स्कूल में गया तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो मुझे उस प्रिंसिपल ने पूछा था आज से 20 साल पहले, 23 साल पहले, कि हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 10 years और व्हेन शी ग्रेजुएट, तुम किस तरह देखना चाहोगे? मैंने उसको कहा था कि आई वांट टू विश माय डॉटर बिकम अ स्कॉलर, अ प्रोफेसर एंड रिसर्चर, और बुक्स लिखे, रिसर्च करे, मेरी ये ख्वाहिश होगी। और उसने कहा था वाई? तो मैंने उसको कहा था किताबों की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, मकानों की, फैक्ट्रियों की उम्रें बहुत थोड़ी होती हैं। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि, और जो डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। उन्हें दुनिया ने जिस तरीके से
भारत को जलीलो ख्वार इस रीजन को किया, फॉरेन इन्वेडर्स को, उनको बदला लेने का शौक है। हम अभी तक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमें आज भी लंदर से ऑपरेट किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब हम ये चीजें, लेगेसी का शौक होगा, हम कपड़ों के शौक से निकलेंगे, गाड़ियों के शौक से निकलेंगे, तो फिर दुनिया देखेंगे। वो दुनिया देख चुके हैं, देख रहे हैं वो। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल में। और मेरी दुआ है कि शायद हमें भी खुदा ताला जो है वो इस चीज से आशना कराए। तालीम बहुत है हमारे पास, पैसा भी बहुत है, पैसा भी बेसमेंटों में पड़ा है। हमारे पास सिर्फ ही नहीं है तो प्राइड नहीं है, लेगेसी का शौक नहीं है। ये एक कमी है हमारे अंदर मेरे ख्याल में। और मतलब हमारे यहाँ कभी कोई डॉक्टर जयशंकर हमें हासिल नहीं होंगे। हमें हमारे एजुकेशन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा लोग हैं जहां इस्लामाबाद में आप बैठी हैं, पीएचडी हैं सारी हार्वर्ड की, आपके पास बहुत ज्यादा पीएचडी हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, लेकिन आपके अंदर विल मौजूद नहीं है, आपके अंदर शौक, एपेटाइट नहीं है आपके अंदर कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें। आपको अभी तक शौक है गाड़ियों का। आप सरीना जाए ना, मैरियट 20-20 करोड़ की गाड़ियां 100 खड़ी हैं वहां पर, कमरा नहीं मिलता आपके, और इतने महंगे कमरे हैं नहीं मिलता, लेकिन आपके शौक कुछ और है। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर दुबई और लंदन में तरक्की की। इंडिया ने तरक्की इंडिया के अंदर की है, भारत के अंदर तरक्की कर रहे हैं वो। आप तरक्की कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। यही आपका और उनका बड़ा डिफरेंस है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले जो पाकिस्तान। देखें, मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि गूगल करके देखो यार कि तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारे लीडरान कहां रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। और भारत के जो लीड, पिछले देख लो 4 वजीर आजम उनके कहां बैठे हैं, उनके पिछले 4 जर्नैल देख लो, उनके 4 पिछले जजेस देख लो, चीफ जस्टिस देख लो, और उनके हाई कोर्टों के जजेस कहां बैठे, सारे भारत के अंदर बैठे, कोई भी बाहर नहीं। पाकिस्तान के ऊपर तो खैर वो न्यूक्लियर एसिड्स को लेकर या वेपन्स को लेकर भी बात होती रहती है कि शायद ये बेचने जा रहे हैं, ये बात भी चलती रहती है। देखिए ये उस कैंपेन का हिस्सा है जो ये कहते हैं मुर्शिद नहीं तो पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। वरना ये होता है, इस तरह कभी हुआ है? मैंने कल परसों किसी ने मुझे कहते जी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग आ गए हैं, वो बम उठा के अपने साथ ले जाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हैं, ये पकौड़े हैं जो उठा के ले जाएंगे यहां से, कैसी बातें कर रहे हो? कहते वो आए हैं बम लेने के लिए आए हैं। यार को बम इस तरह की चीज है जो उठा के बैग में रख के तो वो लंदन ले जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी ले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वो जिस तरह कहा ना, वो कहते मुर्शद नहीं है तो आग लगा दो हर चीज को, और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है मेरे ख्याल में। हालांकि अगर इस पे कदम उठाया जाए, 15-20 लौंडे लपाड़े पकड़ लिए जाएं तो सारे दूसरे चुप कर जाएंगे, क्योंकि आपने तो आज तक किसी से, आप तो लेट जाने वाली कौम है। जब भी फॉरेन इन्वेडर आते थे, हजारों के हिसाब से आके वो लाखों लोगों के ऊपर वो इनको लिटा लेते थे, वो साथ आते ही आप। तो इसमें तो सर कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या फाइनेंस जो है उसकी वजह से भी इस तरह की बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं और लोग यकीन कर लेते हैं। वजह तो यही है दर हकीकत। देखे ना, मसाइल तो यही आपके इकोनॉमिकल मसाइल हैं आपके। और आप दर हकीकत अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो जब आप आईएमएफ के साथ काम करेंगे तो वो इनडायरेक्टली सोचा जा सकता, बजट वो आपका खुद बनाएंगे आईएमएफ वाले, महंगाई के तूफान आएंगे, वो गैस बिजली हर चीज महंगी करेंगे, आपकी पेट्रोल महंगा करेंगे। तो दर हकीकत आप उनको एटम बम ले जाने की जरूरत क्या है, जबकि वो खुद आपको चला रहे हैं आपको। लेकिन अगर आईएमएफ आपका बजट कंट्रोल करता है तो इट मींस कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर, आपके सारे फैसले तो वो कर रहे हैं वो। तो उनको क्या जरूरत है उठा के कोई चीज वहां से लेके जाने की, जब वहीं आप लेट चुके हैं उनके सामने। आप तो सरेंडर कर चुके हैं ना उनके सामने, आईएमएफ के सामने, जो अमेरिका के सामने तो सरेंडर कर चुके हैं आप। तो दर हकीकत उन्हें जरूरत नहीं है। वो इस वक्त आप डॉलर पाउंड को, वैसे भी आपने तो जो नौज बिल्ला मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस पूछते हैं आप डॉलर पाउंड को, डॉलर पाउंड के लिए तो आप, मगर सर डॉलर पाउंड के लिए सर फिर तो ये दे सकते हैं, न्यूक्लियर एसिड्स भी दे सकते हैं या एटम बम भी दे सकते हैं। और इतना तो न्यूक्लियर एसिड्स या न्यूक्लियर वेपन्स ने पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की जितनी पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत की। हर 2 दिन बाद मैं सुनती हूँ कोई ले जा रहा है। नहीं, क्या उन्होंने लेके जाना, लेकिन उसको आप पहले ही सरेंडर कर चुके हैं हर चीज के अंदर। उसमें अगर देखा जाए, अफसोस के साथ है कि ये मैं अफसोस ये लाजमी कहूंगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को किस तरह हमने ठीक करना है।
कोई कोई इसके बारे में एक सॉलिड स्टेप कोई भी नहीं ले रहा, कोई कोई भी प्लान नहीं लग्जरी है। गुड के ऊपर बैन नहीं लगा रहा, कोई भी नहीं कुछ कर रहा है, कोई भी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। आपकी बिजली इतनी महंगी की जा चुकी है कि यहां से कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। और दूसरा, आपकी रिप्यूट इतनी खराब हो चुकी है बाहर आज भी। मैं दुख के साथ कहूंगा कि कल भी जो है वो मीर अली चेक पोस्ट के ऊपर आपके 7 नौजवान, 2 अफसरान और 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं, दुख के साथ। बिल्कुल। मैं मुझे दुख है इस चीज का। और जब ये लोग फिर देखते हैं तो क्या, आपके पीआईए का देख लें आपके हालात, आपके 10 लोग कनाडा के अंदर भाग चुके हैं। आपके आज आर्टिकल है बीबीसी के ऊपर आज इस चीज का कि बिल्कुल। वो वहां क्यों भाग रहे हैं। स्कीम के जरिए जाते हैं। इन्होंने कोशिश की है, देखिए इनको रोक, मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा, इन्होंने कोशिश की है कि बूढ़ी एयर, आई एम सॉरी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बूढ़ी एयर और बूढ़े एयर स्टीवर्ड भेजे जाए ताकि वो वहां पे गायब ना हो, लेकिन इसके बावजूद भाग रहे हैं वहां पे। कोई किसी एयरलाइन के 10 लोग नहीं भागे, 2 महीने के अंदर अंदर 10 लोग भाग गए वहां से। पीआईए के भागे, बिल्कुल। और जबकि उनके पासपोर्ट भी रख लिए गए थे, फिर भी भाग गए उन्होंने, पासपोर्ट तो फिर बाद भी। में बन जाता है ना, वैसे वैसे में $200-300 भी दें तो बिल बन जाता है वो बाद में, वो कौन सी बड़ी बात है। पासपोर्ट तो पाकिस्तान से बना के को भेज देगा वहां पे, वो इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। लेकिन अफसोस है इसमें आरजू, मैं अब क्या कहूं, लेकिन ये कि देखें, मैं वेरी ऑप्टिमिस्टिक इस लिहाज से हूं कि नई कैबिनेट आई है जो उसमें मोहसिन नकवी साहब ने परफॉर्म ठीक किया पिछले 1.5 साल एज ए केयर टेकर, बाहर के पढ़े हुए हैं। औरंगजेब साहब आए हैं, वार्टन स्कूल के पढ़े हैं, सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन ने उनको ट्रेन किया है। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए तो मिफ्ता इस्माइल साहब की पीएचडी भी यूपेन की है, हासन इकबाल साहब की भी डिग्री जो है वो यूपेन से है। अब इसमें डिग्रियों की तो कमी नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप जिस शहर में बैठे हैं, हर दूसरे बंदे के पास मास्टर्स और पीएचडी इन्हीं स्कूलों से, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से है। लेकिन अगर अब खुदा करे कि इनको कोई ख्वाहिश भी हो, इनका कोई दिल करे कि यार हम सर इनकी डिग्रियों का क्या करें, हमें तो कोई चाय वाला ढूंढे जिसने कुछ ना पढ़ा हो, चाय बनाता हो और वो कंट्री चलाए। देखे ना, अब ना सिर्फ चाय वाला, यूपी के अंदर 6 वहां पे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और योगी साहब का देखें तो कोई डिग्री उनके पास ऑक्सफोर्ड की नहीं। इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि डिग्रियों से नहीं, विल से, ख्वाहिश से, विल से, डिटर्मिनेशन से चीजें होती हैं। कौमियत जो है वो डिग्रियों से नहीं है, नेशनलिज्म डिग्रियों के साथ नहीं आता। बिल्कुल, और इसमें यकीनन पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए और भारत नफरत अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, माय जय प्लेजर। जवान। थैंक यू सो मच।